नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में उनके द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। काल विभाजन किस आधार पर शुक्ल जी ने किया है, उनके नाम क्या क्या हैं, कालखंड के अंतर्गत समय क्या उन्होंने निर्धारित किया है, इन सब बातों को जो है हम लोग गहराई से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम इनके साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका नाम है, समय उसका है 1929। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है और इसका समय पूछता है। तो इसमें जो इन्होंने 4 कालखंडों को लेकर के 900 वर्षों के इतिहास को प्रस्तुत किया है, उसके बारे में, तथा जहाँ नामकरण को लेकर के सबसे ज़्यादा मतभेद है, जैसे वीर गाथा काल और रीतिकाल, वीर गाथा काल और रीतिकाल के संदर्भ में अत्यधिक मतभेद है, इस पे चर्चा होगी। देखा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य की परिभाषा, साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य परंपरा में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ इनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये कोटेशन बनता है, कई बार पूछा भी गया है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये आप अपने इसको नोटबुक में लिख भी सकते हैं। आगे कहते हैं कि ये मानव की चित्तवृत्तियाँ बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांप्रदायिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। उक्त बातों को ध्यान में रखकर ये कालखंड का विभाजन शुक्ल जी ने किया है, जिसमें देखा जाए तो कालक्रम के आधार पर नामकरण और युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण, तथा इधर कालखंड आपको दिख रहा होगा, इधर कालखंड के बारे में इसका जो है समय निर्धारित किया गया है संभवत में। तो संभवत और सन को थोड़ा सा आप जान लीजिए कि संभवत से जब 57 घटाया जाता है तो सन निकल के आता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि शुक्ल जी ने जो भी कालखंड निर्धारित किया है, जो समय निर्धारित किया है, वो सभी संभवत में है। अगर प्रश्न पे हम बात करें तो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत और प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम शुक्ल जी ने किया। हिंदी साहित्य का विभाजन यहीं से देख लीजिए, कालगत और प्रवृत्तिगत विभाजन किसने किया? शुक्ल जी ने किया। ठीक। कालगत से आप जान रहे होंगे, काल का अर्थ है समय, यानी समय को लेकर के जो निर्धारण किया गया है, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रवृत्तिगत का अर्थ क्या है? यानी समकालीन युग की रचनाओं की जो मुख्य प्रवृत्तियां थी, उसके आधार पे जो इन्होंने विभाजन किया, उनका नामकरण है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। इसमें हमने बताया भी आपको, सबसे ज़्यादा अगर किसी नामकरण पे विवाद है शुक्ल जी के इतिहास में, तो वीर गाथा काल और रीतिकाल को लेकर के है। ठीक। फिर कहते हैं कि साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति
जो है किसने शुरू की? दोहरे नामकरण का जो है आरंभ शुक्ल जी ने ही शुरू किया। जो दोहरा नामकरण आपको दिख रहा है कालगत और युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर, ये सब आपके प्रश्न हैं, पूछे गए हैं, तो यहाँ उसकी चर्चा हो जाना, इसकी चर्चा जो है स्वाभाविक है। और इसको आप एकदम बहुत ध्यान से सोचते समझते जो है और लिखते चलिए साथ साथ। अगर आपके पास नोटबुक है, ग्रंथ इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहाँ आप उठा करके देखेंगे उसको, तो सारी बातें क्लियर तो होंगी, लेकिन बहुत कुछ जो है बाकी रह जाता है। तो जो बाकी रह जाएगा हम प्रयास करेंगे उसको बताने का। प्रवृत्तियाँ क्या है? प्रवृत्तियों के ही आधार पर इन्होंने नामकरण किया है। अब प्रवृत्तियाँ क्या हैं? जो काल, उस काल विशेष की रचना है, उसकी रचनाओं की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, उसका जो भाव है, उस रचना की जो प्रकृति है, उसके आधार पर शुक्ल जी ने इन कालखंडों का विभाजन किया है। शुक्ल जी कहते हैं कि केवल जो है ये मान लेना कि उस काल की रचना के ही आधार पे जो मुख्य रचना है उसके आधार पे तो नामकरण किया ही गया है, लेकिन उस कालखंड में और भी रचनाएं मिलती थी, तो उनका भी उल्लेख जो है यथासंभव शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भक्ति काल के अंतर्गत वीर गाथात्मक काव्य नहीं मिलते थे या रीति काल के अंतर्गत नहीं मिलते थे, वहाँ भी बहुत से काव्य हैं। भक्ति काल और रीति काल में आप देखेंगे तो वीर गाथात्मक काल मिल जाएंगे, वीर गाथात्मक काव्य। जैसे आदि काल में वीर गाथात्मक काव्य मिले, वैसे भक्ति काल और रीति काल में भी हैं। और वीर राजाओं का वर्णन भी उसी प्रकार है जिस प्रकार से आदि काल में है। तो ये कदापि नहीं मानना है कि जो है आदि काल में जो रचनाएं मिली वो हमको जो है भक्ति काल या रीति काल में उस तरह की उस प्रवृत्ति की रचनाएं हमको नहीं मिलेंगी। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो रचनाएं मिली उनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसी के आधार पे सर्वप्रथम नामकरण शुक्ल जी ने कर दिया। बाद में जो रचनाएं मिली उनको भी स्थान दे दिया गया है उनके जो है विशेषता के आधार पर। ठीक, आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। शुक्ल जी ने सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी की जो इनकी पहली पुस्तक थी, हिंदी भाषा का विकास, और उसके पहले जो इन्होंने लिखा, उसके पहले जो इनकी रचना थी सर्वप्रथम, उसका नाम है हिंदी शब्द सागर। उसी की ये भूमिका लिख रहे थे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिख रहे थे। किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। इसको बहुत गहराई से समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न आज बनता है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिख रहे थे किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास। ये आई 1929 में। ठीक, और उसी वर्ष उसका नामकरण बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने रखा, जिसमें 1000 कवियों को स्थान दिया। 900 वर्ष के साहित्य का इतिहास को, 900 वर्ष के साहित्य के इतिहास को शुद्ध रूप से 4 भागों में बांटा, जो आपके सामने लिखा गया। इस पे चर्चा भी हमने की, जिसमें सर्वप्रथम वीर गाथा काल आता है। इसका समय निर्धारित किया संवत 1050 से 1375 तक। कहते हैं कि राजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक ये मानते हैं इसका समय। ठीक है, तो वीर गाथा काल नाम इसका क्यों पड़ा? कोई वजह तो रही होगी, कोई आधार रहा होगा।
तो यहाँ से प्रश्न जो बनेगा आपसे और साक्षात्कार वगैरह में जब पूछा जाएगा तो बहुत क्लियर कट आपका जवाब होना चाहिए यहाँ से। जैसे अगर देखा जाए तो शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को आधार बना करके वीर गाथा काल नाम जो है दिया। 12 रचनाएं वो कौन कौन सी हैं उसको आप नोट कर लीजिए। उसमें से 4 अपभ्रंश की हैं। अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? 4। उसको आप लोग लिख लेंगे। अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं। कौन कौन? पहले है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो ये रासो ग्रंथ है, यानी वीरता परक ग्रंथ। हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, पूछी भी जाती हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना। हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, और तीसरी रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता ये विद्यापत की रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों विद्यापत की रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अब पहले इन चारों को देख लीजिए। हम्मीर रासो के रचनाकार हैं शारंगधर। क्या नाम उनका? शारंगधर। विजयपाल रासो के हैं नल सिंह। ठीक, विजयपाल रासो के कौन हैं? नल सिंह। और विद्यापत की 2 रचनाएं हैं। ये विद्यापत की दोनों रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब आप प्रश्न से प्रश्न कैसे अपना बढ़ाएंगे और समझेंगे, देखते जाइए। हम्मीर रासो पूछ लेता है स्वतंत्र रचना के रूप में, हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है। यहाँ से भी लेना देना इनका कुछ नहीं है। हम पहले प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि हम्मीर रासो के रचनाकार कौन है। ठीक, शारंगधर आपको लगाना है, लिख लीजिए शारंगधर, या हम लिख देते हैं शारंगधर। लिखने में कठिनाई होगी अगर, तो शारंगधर ऐसे लिखिएगा आप लोग। ठीक है, शारंगधर। ठीक, विजयपाल नल सिंह है, नल सिंह लिखिएगा। और ये दोनों जो रचनाएं हैं ये विद्यापत की हैं, विद्यापत। ठीक, ये दोनों रचनाएं। अगर इन रचनाओं को पूछ लिया कि विजयपाल रासो किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका जवाब क्या होगा? अपभ्रंश में। ठीक, या हम्मीर रासो किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अपभ्रंश में। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस भाषा में है? अपभ्रंश में। रचनाकार आपके सामने हैं शारंगधर, और विजयपाल रासो के नल सिंह, और कीर्तिलता कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापत, मैथिली कवि हैं। ठीक है, ये तो ही 4 रचनाएं अपभ्रंश की। 8 देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं। ठीक, 8 जो है यहाँ स्टार बना के हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 8 रचनाएं देश भाषा काव्य की कितनी रचनाएं हैं? 8 रचनाएं। कौन कौन है? पहले है खुमाड़ रासो। ठीक, खुमाड़ रासो पहले नंबर पे। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बड़ा ग्रंथ है ये, पृथ्वीराज रासो। और इस ग्रंथ को लेकर के बड़ा विवाद भी है, इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर, पृथ्वीराज रासो। फिर आता है तीसरे नंबर पे परमाल रासो, जिसमें आल्हा खंड है। पूछा जाता है कि आल्हा खंड किस रचना में है, तो परमाल रासो में है। ठीक है, आल्हा खंड जो आल्हा होता है उत्तर प्रदेश में, पूछता है कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। ठीक है, सारे प्रश्न, बहुत प्रश्न है इससे। परमाल रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। और आगे आपकी रचना है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, और जयमयंक, जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका।
दो रचनाएं और बच रही हैं। दो रचनाएं कौन कौन सी हैं? दो रचनाएं यहाँ हम लिख दे रहे हैं बीच में। कौन सी है? एक खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ, ठीक, और विद्यापति की विद्यापति पदावली, ठीक है। ये इतनी रचनाएं जो है देश भाषा काव्य की हैं, 8 रचनाएं। आइए अब इन पे हम बरहों पे विधिवत चर्चा करते हैं, ठीक। हमने कहा कि 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा काव्य की। इन्हीं को आधार बना करके शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, ठीक। क्यों दिया? अगर ध्यान से इसमें देखिए तो बीसल देव रासो, जहां हम टिक कर रहे हैं, बीसल देव रासो और खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली को छोड़कर बाकी जितनी रचनाएं हैं ये सब जो है रासो ग्रंथ है, वीरता परक रचनाएं हैं। जिस रचनाओं में जो है राजाओं के, जो उनके राजाश्रित कवि थे, अपने राजाओं को वीरता परक वर्णन किए हैं, उनके युद्धों का वर्णन किए हैं, तो उस आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन रचनाकारों का नाम, ठीक है। जैसे पहला है खुमाड़ रासो, इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। इसको आप लोग नोट करिएगा, कौन है खुमाड़ रासो के? दलपति विजय, उनके रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदवरदाई, ठीक। चंदवरदाई इसके रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई में बड़ा कंफ्यूज होता है, ये समझ में नहीं आता कौन रचना है कौन रचनाकार है, ठीक। तो रचनाकार कौन है? चंदवरदाई, और रचना है पृथ्वीराज रासो। जिसमें रासो लगा हो समझ जाइए रचना है। परमाल रासो और बीसरदेव रासो, ठीक, इसको देख लीजिए। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल, ठीक। जगनिक हैं इसके रचनाकार परमाल के। इसका भी हम ट्रिक आपको बता देंगे जग पर। तो जगनिक हैं परमाल रासो, हमने जिसमें बताया आल्हा खंड है, ठीक। आल्हा जो है, आल्हा और उदल जो सेनापति थे, उनकी वीरता परक जो है, वीरता परक उनके जो है जीवन का यहाँ उल्लेख है। किसमें? परमाल रासो में। पूछता है प्रश्न यहाँ से। और नरपति नाल ये रचनाकार है, उनकी रचना है बीसल देव रासो। ये श्रृंगारिक रचना है। सर्वप्रथम इसमें 12 मासा का वर्णन किया गया था। किसमें? बीसल देव रासो में। तो ये श्रृंगार परक रचना है बीसल देव रासो। जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। जय चंद्र प्रकाश के कौन है रचनाकार? भट्ट केदार, इसको नोट करिएगा। जय चंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार। और जय मयंक जस चंद्रिका के जो है रचनाकार मधुकर कवि हैं, ठीक। कौन है? मधुकर कवि। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की है, इसको आप जान ही रहे हैं। और विद्यापति की है पदावली, जो मैथिली भाषा में है, देश भाषा। अगर इनकी जो है भाषा सब पूछी जाएगी तो आप क्या लगाएंगे? ये सभी जो है देश भाषा में लिखी गई हैं, देश भाषा काव्य में, ठीक है। बोल चाल की भाषा जिसको कहा, देश भाषा का अर्थ यहाँ क्या है? बोल चाल की भाषा, ठीक। तो किसी का इन 8 में से आपसे किसी की भी भाषा जो है अगर पूछेगा, जैसे पूछ लिया जय मयंक जस चंद्रिका की भाषा क्या है, किस भाषा में लिखी गई है, तो बोल चाल की भाषा या देश भाषा में, ठीक। जय चंद्र प्रकाश का पूछ ले तो आपका जवाब वही होना चाहिए, ठीक है। इन बरहो रचनाओं को आधार बना करके शुक्ल जी ने आदिकाल को जो है वीरगाथा काल नाम दिया। अगर आपसे पूछा जाए आधार ग्रंथ, तो आधार ग्रंथ यही है, 4 अपभ्रंश की और 8 देश भाषा काव्य की, ठीक है।
8 ये देश भाषा की हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए आगे भक्तिकाल, भक्तिकाल को कालगत अगर देखा जाए तो पूर्व मध्य काल नाम दिया गया, ठीक है। और ये भक्तिकाल नाम, अब भक्ति आंदोलन, भक्तिकाल जैसे आता है तो भक्ति आंदोलन पर चर्चा कर लेना थोड़ा सा समीचीन होगा। अगर रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में वर्णित इनकी प्रत्येक लाइन को हम पढ़ें तो वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न मिलते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बिना इसके अध्ययन के थोड़ा सा साहित्य अधूरा लगता है, ठीक। तो वहाँ ये कहे हैं भक्तिकाल को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं। भक्ति आंदोलन को किस रूप में देखते हैं रामचंद्र शुक्ल? आपका प्रश्न होना चाहिए कि इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं भक्ति आंदोलन का उदय, ठीक। और स्रोत, इसका श्रोता क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये दक्षिण से जो है भक्तिकाल का जो है उद्भव मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल भक्ति का उद्भव कहाँ से मानते हैं? दक्षिण से। इनका एक कोटेशन आपको मिल जाएगा, उसमें लिखा है कि जो श्रोता दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था उसको राजनीतिक परिवर्तनों के कारण शून्य पड़ती जनता के हृदय क्षेत्र में विस्तार पाने का स्थान मिल गया। ये कोटेशन है, ये पूछता है, ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम भक्तिकाल को 4 शाखाओं में बांटा। किस आधार पे? शुद्ध दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आधार पे 4 उपविभागों में भक्तिकाल को शुक्ल जी ने बांटा, जो आपके सामने लिखा हुआ है। निर्गुण धारा, सगुण धारा, मुख्य शाखा क्या थी? निर्गुण धारा और सगुण धारा। फिर पुनः इसके उपविभाग हुए। निर्गुण धारा के 2, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक। प्रेम मार्गी शाखा या सूफी शाखा भी इसी को कहा जाता है, सूफी मत जिसमें है। और पुनः सगुण के जो है 2 उपविभाग किए इन्होंने, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। देखा जाए तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं, ठीक। ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि कौन है? कबीर। प्रेम मार्गी या सूफी मत के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और सगुण धारा में देखें तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति में श्रेष्ठ कवि सूरदास जी का नाम यहाँ आता है कृष्ण भक्ति के मुख्य कवियों में, ठीक। तो ये तो हुई भक्तिकाल की बात कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं शुक्ल जी। इसको जो है, इसका भक्ति का उद्भव कहाँ से मानते हैं? दक्षिण से। हमने एक कोटेशन 2 लाइन का उसका नाम लिया कि जो है, जो श्रोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर, जो भक्ति का श्रोता दक्षिण से धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा था, वह राजनीतिक परिवर्तनों के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय क्षेत्र में विस्तार पाने का मौका मिला उसे, ठीक। आगे और तमाम कोटेशन इनके हैं, बहुत अच्छे अच्छे पूछता भी है, ठीक है। इस्लामिक आक्रमण प्रक्रिया की वजह से यहाँ की जनता हतोत्साहित हो करके कहते हैं कि उसके पास भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा, ठीक। इस तरीके से तमाम इनके कोटेशन हैं, बड़े प्रमुख कोटेशन हैं। आइए आगे। ये तो हुई पूर्व मध्यकाल और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रवृत्तिगत भक्तिकाल। अब कालक्रम के आधार पे उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत इन्होंने जो रीतिकाल प्रवृत्तिगत आधार पे नामकरण किया, हमने आपसे बताया कि इनके 2 नामकरण
वीर गाथा काल और रीति काल पे अत्यधिक विवाद है। रीति काल में इन्होंने दो इसके भेद किए, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। इसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल के दो भेद किए। कौन कौन? रीति ग्रंथकार और अन्य कवि। रीति काल के विषय में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। ये कहते हैं कि रीति काल के भीतर जो रीतिबद्ध परंपरा का आवाहन हुआ, उसके लिए मुझे कोई तर्क संगत आधार, उसका उपविभाग करने के लिए मुझे कोई तर्क संगत या संगत आधार नहीं मिला। ये शुक्ल जी का मत है। कह रहे हैं कि रीति काल के भीतर जो रीतिबद्ध की परंपरा चली, उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। आगे कहते हैं केवल पूर्व और उत्तर काल के आधार पर पूर्व और उत्तर नाम दे देना और पूर्व और उत्तर की रचनाओं में बिना लक्षण के काल विभाजन कर देना, ये तर्क संगत नहीं है। जब तक उन रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन न हो, उसमें उन लक्षणों को प्रकट न किया जाए, तब तक यह आधार, यह काल विभाजन का आधार जो है, ये अर्थहीन मानते हैं शुक्ल जी। ठीक, कहते हैं कि रीति काल के विषय में दो बातें और कहनी है, जिसमें इन्होंने कहा कि कवियों के परिचयात्मक वृत्त में मैं अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने साहित्य इतिहास का पक्का एवं व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। कहते हैं कि मैं रीतिकाल के कवियों के जीवन चरित्र, जिसको कहा जाता है, या वृत्त में अधिक प्रवृत्ति नहीं, अधिक ध्यान नहीं दिया या अधिक प्रवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अपने साहित्य के इतिहास का पक्का एवं व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ठीक, लेकिन कवियों के जीवन चरित्र का विवरण जो है, मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिया है। ठीक, ये प्रश्न आपका बना। अगर आपसे पूछा जाए कि रीति काल में शुक्ल जी ने जिन कवियों का विवरण दिया है या उनके साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन किया है, वो कहाँ, उसका आधार ग्रंथ क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? मिश्र बंधु विनोद। किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की। ठीक, जो 1913 में आई। 1913 तक इसके 3 भाग और चौथा भाग कब आया? 1934 में। ठीक है, तो ज़्यादातर कवियों का परिचय और उनका विवरण इन्होंने किस ग्रंथ से लिया? मिश्रबंधु विनोद से लिया। ठीक, ये इस बात को स्वीकार करते हैं शुक्ल जी, और उसी आधार पे उन कवियों का वर्गीकरण करके रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि, ये दो उसके विभाग करते हैं रीतकाल के। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कालक्रम के आधार पे जो चौथा नामकरण है आधुनिक काल, उसको शुक्ल जी गद्य काल कहते हैं। क्यों गद्य काल कहते हैं? कहते हैं आधुनिक काल में सबसे प्रधान घटना गद्य का आविर्भाव है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानते हुए शुक्ल जी ने गद्य काल को 2 भागों में बांटा, गद्य खंड और काव्य खंड। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव को प्रधान साहित्यिक घटना मानते हुए शुक्ल जी ने गद्य काल को कितने खंडों में बांटा? 2 खंडों में, गद्य खंड और काव्य खंड।
पुनः गद्य खंड को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, इनका समय निर्धारित किया संभवत में। और जो इनका दूसरा भाग है काव्य खंड, उसको पुरानी धारा, नई धारा, नई धारा में भी प्रथम उत्थान, नई धारा के अंतर्गत द्वितीय उत्थान और तृतीय धारा को ये वर्तमान काव्य धारा से जोड़ते हैं। ठीक, पुनः एक बार इसको मैं आप फिर से चर्चा कर देता हूँ सिंहावलोकन के तौर पर। जैसे सिंह 4 कदम चलता है आगे और एक बार वो पीछे मुड़ के देख लेता है, उसी तरीके से हमारे अध्ययन में भी होना चाहिए कि हम लोग सिंहावलोकन करते रहें। ठीक है, तो सिंहावलोकन के अंतर्गत फिर से एक बार चर्चा यहाँ अनिवार्य है। हमने कहा कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास, साहित्य का इतिहास है, जो काशी से नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, क्या, जिसका नाम था पहले हिंदी साहित्य का विकास, तत्पश्चात उसका नाम शुक्ल जी ने क्या रख दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें साहित्य के 4 कालों को 900 वर्षों के अंतर्गत इन्होंने बांटा, कालगत आधार पे और युगीन प्रवृत्तियों के आधार पे। ठीक, कालगत के आधार पे जो नामकरण दिया, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, और युगीन प्रवृत्ति का अर्थ हमने बताया कि समकालीन युग की रचनाओं की विशेषता के आधार पे ये नामकरण किया गया है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। भक्ति काल के इन्होंने 4 शाखाओं में बांटा, शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर। ठीक, और रीतिकाल के 2 उप विभाग किए, रीति ग्रंथकार और अन्य कवि के रूप में। गद्य काल में हमने कहा गद्य खंड और काव्य खंड। समय जो इनका निर्धारित किया गया है, वीर गाथा काल का संभवत 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 और रीति काल का संभवत 1700 से 1900 तक। ठीक, और गद्य काल का समय संभवत 1900 से 1984 तक। संभवत और सन में अंतर होता है। संभवत से जब घटे 57 तब आए ईस्वी सन 52, इसको नोट करिएगा आप लोग। यानी संभवत से 57 आप घटाएंगे तो ईस्वी सन निकल के आएगा। वो ईस्वी सन निकाल के आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं, कभी कभी ईस्वी में पूछ लेता है, तो आप जब घटाएंगे तो इसका ईस्वी सन निकल के आ जाएगा। ठीक, आदिकाल यानी वीर गाथा काल जो नाम दिया शुक्ल जी ने, उसमें आधार ग्रंथ हमने सब पे चर्चा कर दी है। 4 जो है अपभ्रंश की रचनाएं और 8 देश भाषा की रचनाएं, सब मिलाकर 12 रचनाओं के आधार पे इन्होंने वीर गाथा काल का नामकरण किया। सब के रचनाकारों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक, आगे जो इन्होंने गद्य खंड और काव्य खंड किया, इसको ध्यान से आप लोग नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, जैसे यहाँ 1924 से 1950 ये प्रथम उत्थान मानते हैं गद्य का, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 संभवत में है सब, और तृतीय उत्थान संभवत 1975 से आगे। ये जो डैश लगा इसका मतलब आगे। काव्य खंड के अंतर्गत पुरानी धारा संभवत 1900 से 1925, नई धारा प्रथम उत्थान 1925 से 1950 संभवत, और नई धारा द्वितीय उत्थान संभवत 1950 से 1975, और तृतीय धारा यानी जो वर्तमान काव्य धारा चल रही है 1975 के आगे। ये गद्य का इनका जो है गद्य काल का जो है विभाजन और उप विभाजन इस तरीके से हुआ है। कुछ बातें और जो प्रश्नगत होंगी। हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया।
इसका पूर्व नाम हिंदी साहित्य का विकास था और हिंदी साहित्य का विकास किसके लिए लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक, तो कोई भी साहित्य हो उसमें गुण और दोष होना अनिवार्य है, चाहे जिसका साहित्य हो। वैसे बहुत अमूल्य निधि मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पुरोधा, और इनकी जो रचना है साहित्य इतिहास इनका जो है, इसको अब हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। ये बहुत व्यवस्थित ढांचा दिए हैं, चाहे वो नामकरण हो चाहे कालखंड हो, फिर भी इसमें कुछ गुण और कुछ दोष निहित हैं। वो गुण और दोष क्या हैं उसको आप लोग नोट करेंगे, कौन कौन से गुण और दोष हैं। कहते हैं कि कवियों एवं साहित्यकारों के, पहले हम गुण की बात कर रहे हैं कि इसका गुण क्या है, मुख्य गुण क्या है। कहते हैं कवियों एवं साहित्यकारों के जीवन परिचय, उनका जीवन विवरण, जीवन चरित्र का विवरण न दे करके उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना शुक्ल जी के इतिहास का जो है सर्वप्रथम गुण है। इसको फिर से समझ लीजिए, कवियों एवं साहित्यकारों के जीवन चरित्र को महत्व न देकर उनकी रचनाओं में काव्यगत विशेषताओं को महत्व देना शुक्ल जी के साहित्य का प्रमुख गुण है। ये तो हुई गुण की बात, ये इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न भी बनता है। ठीक, दोष क्या है? दोष के अंतर्गत कहते हैं कि साहित्यिक परंपराओं एवं प्रवृत्तियों, साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्धारण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा इनके साहित्य का प्रमुख दोष है। ठीक, क्या दोष है? साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्धारण में या निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा जो की गई है, इनके साहित्य का प्रमुख दोष है। तो ये दोनों प्रश्न आपके कंठस्थ होने चाहिए, इसके गुण और दोष। ठीक, और जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं उन पे आगे हम वीडियो जब ले करके आएंगे उसमें और चर्चा होगी। प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन सारी बातों पर चर्चा परिचर्चा जारी रहेगी। और आज जो बताया गया इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट करिए, ये आपका बेस है। जब तक आप ये पूरा जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ पे पूरी पकड़ आपकी होनी चाहिए। हमने जिन बातों को बताया उसको गौर कीजिए कि आधार ग्रंथ क्या है, आदिकाल का या वीर गाथा को वीर गाथा क्यों कहे, रीतिकाल में और वीर गाथा में सबसे ज़्यादा विवाद क्या है, किस पे है, नामकरण और कालगत विभाजन पे है। तो इन सब बातों पे गौर करिए, इसको जो है नोट करिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।